राइट। पिछले 3-4 साल में आप देखो तो 40-50% क्लाइंट जो नए आए हैं वो कोविड के बाद आए। इन लोगों ने शायद उतने उतार चढ़ाव नहीं देखे। हमने हर साइकिल में देखा है, जब भी मार्केट नीचे जाता है आपको पैसा डालना चाहिए, लोग वो नहीं करते हैं। और जब ऊपर जाता है यू हैव टू बी कॉशियस, लेकिन तब लोग ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों ने जब मार्केट गिरा और पैसा इन्वेस्ट किया तो बहुत पैसा बनाया। तो एक एक करके हम बात करें कि ये होता क्यों है। अगर आपने होवर्ड मार्क्स को पढ़ा है, आई एम श्योर आप जानते हैं कि पेंडुलम थ्योरी होती है, राइट। जैसे पेंडुलम होता है, अब पेंडुलम क्या है ना, कभी भी एक जगह रुकता नहीं है। आपका पान वाला से लेके जूता पॉलिश वाला हर आदमी इक्विटी की बात कर रहा है। वो आप उस स्टेज पे पहुंच गए यूफोरिया वाली, वहां ग्रीड बढ़ जाता है। अभी आपको धीरे धीरे निवेश इक्विटी में बढ़ाना चाहिए था, लेकिन अभी हम क्वेश्चन करेंगे कि अरे यार क्रूड का दाम 100 के ऊपर है, आगे क्या होगा। दूसरा एक चीज और देखी जाती है कि जो असेट क्लास अच्छा परफॉर्म करता है जी, इन्वेस्टर ज्यादा उसी में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप में जब तेजी थी तो सारा पैसा स्मॉल कैप में ही आ रहा था। जब हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर में रैली हो रही है तो गोल्ड सिल्वर में पैसा ज्यादा चला गया। कैसे इसको मैनेज करना चाहिए? तो अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हैं जो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आती है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या आपको लगता है यार गोल्ड में मैंने क्यों निवेश नहीं किया 2 साल पहले, तो आपके लिए बेटर प्रोडक्ट रहते हैं। आप शायद समझते भी हो इंपॉर्टेंस एसेट एलोकेशन की, लेकिन फिर वही होता है ना कि जब देखते हैं कि लोगों का पैसा बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा है, तो फिर अपना एलोकेशन खराब कर देते हैं। आप पीछे का मिरर देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये गारंटी है कि अगले 3 साल में वो एसेट क्लास रिटर्न नहीं देगी। और उसे पता है कि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हो तो पूछता होगा बेस्ट परफॉर्मिंग फंड बताओ मुझे, है ना, या मतलब ऐसा फंड बताओ जो अच्छे से अच्छा रिटर्न दे सके। ये गलती मैं भी शुरू में करता था। जब हमने पर्सनल निवेश करने हैं तो हम भी यही करते थे। जब करियर स्टार्ट किया था कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम कौन सी है। आप पाएंगे बहुत सारे फंड जब मार्केट अच्छा करता है तब बहुत अच्छा करते हैं, और जब मार्केट खराब करता है तब वो और भी खराब परफॉर्म करते हैं। मैं ये बोलूं उसमें ना आपको नंबर 1 फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो फंड है ना ये कभी नंबर 1 नहीं होंगे। ट्रस्ट को इस बारे में क्या करना चाहिए कि वो लंबे समय तक अपनी SIP को जारी रखें? इसका क्या माने हुआ कि अगर आपके रिटर्न SIP में शुरू में कम है तो आपको खुश होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं पंकज मटपाल और आज मेरे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान मिस्टर नितिन नाहर। नितिन जी व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के डायरेक्टर और हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट हैं। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनका। अगर हम बात करें ओवरऑल BFSI की, यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, और उसमें स्पेशली यदि बात की जाए म्यूचुअल फंड्स की तो बहुत लंबा तजुर्बा है। तो उन्होंने काफ़ी देखा है मार्केट में उतार चढ़ाव को, अलग अलग बिजनेस साइकिल्स देखी हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरह के चेंजेस यहाँ पर देखे हैं। दूसरी बात, इन्वेस्टर्स क्यों पैसा बना पाते हैं और क्यों नहीं बना पाते हैं, इन सब बातों पर भी उनसे चर्चा होगी। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। जैसा मैंने कहा कि आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है और वैसे तो अपनी बातें होती रहती हैं जी, पर मैंने सोचा क्यों ना जो हम बात करते हैं उसे इन्वेस्टर्स के सामने लाया जाए, उन्हें भी कुछ सीख मिले इससे कि पैसा बनाना है तो कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। करेक्ट। तो मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि इन 25 सालों में, 25 साल से अधिक का अनुभव है बल्कि आपका जी, आपने 2008 भी देखा है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें काफ़ी गिरावट देखी, इन्वेस्टर्स ने पैसा उसमें गंवाया भी जी। जिन लोगों ने उस वक्त पर इन्वेस्ट किया उन्होंने बहुत बड़ा फायदा भी कमाया। फिर 2017-18 की हम बात करें, फिर 20 की हम बात करें, स्पेशली कोविड के टाइम की, या इस वक्त पर ये जो US ईरान वॉर है इसमें हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव काफ़ी बना हुआ है। तो इन सब के बीच आपका जो एक्सपीरियंस कहता है कि इन्वेस्टर्स का जो बिहेवियर है उसमें कुछ चेंजेस आपने पाए हैं? सर मोटा मोटा पंकज जी अगर आप देखेंगे ना तो इन्वेस्टर का बिहेवियर पिछले 25 सालों में बदला तो है, ओके, पर शायद उतना नहीं बदला जितना बदलना चाहिए था, राइट। क्योंकि जो इन्वेस्टर परिपक्व हो गया है, जिसने 2000 का .com बस देखा है, या हर्षद मेहता देखा, या 2008 देखा, या 2013 में जो पेपर टेंटरम हुए थे बाद में तब देखा, तो उन्हें आइडिया है कि मार्केट इसी तरह से चलते हैं, उतार और चढ़ाव आते हैं। पर होता क्या है ना, अभी भी आप अपनी इंडस्ट्री में देखो, कोविड के बाद बहुत सारे क्लाइंट म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं, राइट। पिछले 3-4 साल में आप देखो तो 40-50% क्लाइंट जो नए आए हैं वो कोविड के बाद आए। इन लोगों ने शायद उतने उतार चढ़ाव नहीं देखे। इन्हें ये लगता है कि शायद, मतलब जो हम लोग इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, कि ये 18-20% तो मतलब
आता ही है, नॉर्मल है, गलतफहमी है, वो गलतफहमी है वो, बिकॉज है उन्होंने देखा है कि कोविड के बाद जो 3-4 साल मार्केट ने 20-25% रिटर्न दिया, और उसमें भी स्मॉल कैप और थीमेटिक फंड ने तो काफी ज्यादा रिटर्न दिया, तो ये तो आता ही है। और जैसे ही वो चीजें टेम्पर होती है, 25 से आप 15 पे आते हो, 10 पे आते हो, या कभी माइनस हो जाता है, तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए ये जो नए लोग जो जुड़े हैं, आई थिंक वहां पर उन्होंने शायद अभी ये देखना बाकी है, दो दिस जनरेशन इज वेरी स्मार्ट, बट इन्होंने भी वो करेक्शन नहीं देखे हैं। पुराने जो परिपक्व लोग हो गए हैं, वहां पे यू कैन सी कि चेंजेस हैं, बट बाय एंड लार्ज पंकज जी मैं अभी भी मानता हूं, हमने हर साइकिल में देखा है, जब भी मार्केट नीचे जाता है आपको पैसा डालना चाहिए, लोग वो नहीं करते हैं, और जब ऊपर जाता है यू हैव टू बी कॉशियस, लेकिन तब लोग ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। तो ये इसमें ज्यादा चेंज आएगा भी नहीं शायद। इसमें चेंज तभी आएगा जब आप रेगुलर एजुकेट करें, जैसे आप इस तरह के पॉडकास्ट के माध्यम से कर रहे हैं, या मीडिया कर रहा है, वो रेगुलरली अपडेट कर रहा है, हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में चेंजेस मिले, बट इट विल बी ग्रेजुअल। मुझे एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि जब मार्केट नीचे आता है तो इन्वेस्ट करना चाहिए, जब ऊपर आता है तो आपको तब हो सकता है उस वक्त प्रॉफिट बुक करें तो ठीक बनता है, पर होता है इसका उल्टा ही है। 2008 में मैंने पहले भी कहा कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हमने देखे, जब काफ़ी बड़ी गिरावट देखी उस वक्त, तो खैर मतलब अभी इस वक्त हम बात करें तो उतनी बड़ी गिरावट मतलब अभी तो बहुत दूर है उससे हम, जी। और ऐसा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वैसा कुछ होगा। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों ने जब मार्केट गिरा और पैसा इन्वेस्ट किया तो बहुत पैसा बनाया। तो एक एक करके हम बात करें कि ये होता क्यों है जी। अगर हम देखें नितिन भाई, बहुत सारे जो पुराने फंड्स थे, चलिए आपके जो फंड्स हैं क्योंकि नई एएमसी है, पर जो पुरानी एएमसीज हैं वहाँ देखेंगे तो एनएवी में ग्रोथ दिखाई देगी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, एनएवी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बट पता नहीं कितने इन्वेस्टर्स ने सच में उतना पैसा बनाया है, बहुत छोटा होगा। तो पहले हम इस बात को समझें कि ऐसा होता क्यों है। हम जानते हैं बाय लो सेल हाई, पर जो आपने भी कहा कि मार्केट नीचे आता है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि जब मार्केट ऊपर होता है तब ज़्यादा करते हैं। क्या इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या समझें इसके बारे में? सर इसमें अगर आपने होवर्ड मार्क्स को पढ़ा है, आई एम श्योर आप जानते हो, एक पेंडुलम थ्योरी होती है, राइट? जैसे पेंडुलम होता है, अभी पेंडुलम क्या है ना, कभी भी एक जगह रुकता नहीं है। आइडियल लोकेशन पेंडुलम की सेंटर है, बट वो जब सेंटर में आएगा ना, वो लेफ्ट में या तो स्विंग करेगा या राइट में स्विंग करेगा। तो अगर आप पेंडुलम को एग्जांपल के तौर पे लेंगे, तो अगर मीडियन रेंज मिडिल की है, लेकिन तब अगर मार्केट में यूफोरिया है, सेंटीमेंट बहुत अच्छे हैं, तो मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, राइट? एक्सट्रीम राइट पे चला जाता है। वो सिचुएशन आती है आपकी ग्रीड वाली। जनरली आप पाओगे मार्केट में क्या होता है, जब यूफोरिया बनने लगता है ना, जब बुल मार्केट है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इक्विटी, आपका पान वाला से लेके जूता पॉलिश वाला हर आदमी इक्विटी की बात कर रहा है, वो आप उस स्टेज पे पहुंच गए यूफोरिया वाली, वहां ग्रीड बढ़ जाता है। अभी आप देखो, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, गोल्ड में क्या हुआ। गोल्ड में सबसे ज्यादा निवेश पिछले 1 साल में हुआ है लोगों का ETF में, राइट? Probably that was not the very best time to invest, last 2 months, 3 months, 4 months, right? अच्छा टाइम था 2 या 3 साल पहले, पर 3 साल पहले लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे? वो थीमेटिक फंड में कर रहे थे, गोल्ड में हार्डली कुछ इन्वेस्टमेंट होता था। सही बात है। और अभी शायद कॉन्ट्रा का कॉल आया है, इक्विटी का टाइम है, पर अभी लोग थोड़े सहमे हुए हैं, राइट? वो वहां इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो गोल्ड में जो 3 साल पहले करना था, जब कोई नहीं कर रहा था, तब लोगों ने वहां नहीं किया। जब पूरी दुनिया गोल्ड में करने लग गई, गोल्ड का ऑलरेडी रेट काफी बढ़ गया, राइट? ग्रीड फैक्टर आ गया, फोमो आ गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो मैं तो रह गया यार, मेरा पड़ोसी चला गया, तो आपने वहां इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो यही होता है, जो पेंडुलम है ना, अगर जब राइट में स्विंग करता है, तब आपको थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। अपने आप से सवाल पूछने चाहिए कि यार ये ऐसा क्या हो गया कि 1 साल में डबल हो गया? डज इट लुक सस्टेनेबल, राइट? और सिमिलरली जब ये पलटता है, लेफ्ट साइड में जाता है, तो फियर आता है। जैसे अभी धीरे धीरे हम लेफ्ट की तरफ टर्न कर रहे हैं। आज की अगर आप मार्केट देखेंगे तो वैल्यूएशंस रीजनेबल हो गए हैं, अट्रैक्टिव हो गए हैं, पेंडुलम थोड़ा लेफ्ट में स्विंग कर रहा है। अभी आपको धीरे धीरे निवेश इक्विटी में बढ़ाना चाहिए था, लेकिन अभी हम क्वेश्चन करेंगे कि अरे यार क्रूड का दाम 100 के ऊपर है, आगे क्या होगा, ईरान और इसका वॉर में आगे सिचुएशन क्या होगी। हमें लगता है कि ये सिचुएशन यूनिक सिचुएशन है, दिस टाइम इज डिफरेंट, बराबर है, टाइम इज डिफरेंट, बट ये चीजें अलग अलग तरीके से हर 3-4 साल में होती आई हैं। फिर भी इंडिया में आप देखो, हम लोग 12-13% नॉमिनल ग्रो कर रहे हैं, 6-7% जीडीपी, 5-6% इन्फ्लेशन, अपनी 12% की ग्रोथ आई है। तो मेरा सिर्फ यही लोगों से अनुरोध रहेगा कि जब मार्केट में थोड़ा वीकनेस है, फियर फैक्टर बढ़ रहा है, तब आपको थोड़ा इक्विटी की तरफ झुकाव बढ़ाना पड़ेगा। और जब ग्रीड फैक्टर आता है, जब यूफोरिया होता है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इक्विटी, तब थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि इन्वेस्टर के रिटर्न,
जो फैक्ट शीट में दिखते हैं और जो खुद का दिखता है वो सेम क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है कि एनएवी तो अपने हिसाब से बढ़ रही है, बीच में नीचे भी आएगी, जब नीचे आती तो इन्वेस्टर वहां से रिडीम कर लेता है और फिर वो जब ऊपर चली जाएगी एनएवी तो वापस इन्वेस्ट करेगा, तो उसका रिटर्न कभी मैच नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशन गैप और बिहेवियरल गैप, सॉरी, ये बिहेवियरल का गैप है। अभी देखिए आपने एग्जांपल दिया गोल्ड का, वही सिल्वर में हुआ। करीब मुझे याद है 2022 में अपने सिल्वर ETF आए थे, तो उससे पहले तो सिल्वर में खैर इतना इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टर नहीं करते थे, रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं करते थे। ETF में मौका आया, तब लोगों ने उतना नहीं किया। उस टाइम पर क्या होता तो डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया होता, पर मुझे याद है कि उसके बाद में लोग ज़्यादा पूछने लगे सिल्वर के बारे में, जब सिल्वर काफ़ी अच्छी रैली हो गई। ETF भी पता नहीं था क्या होता है, तब उन्होंने ETF पर सर्च करना शुरू किया। तो जो आप कह रहे हैं ना, गलती वही होती है कि सही समय पर शायद एंट्री नहीं होती है, तो एंट्री और एग्जिट जो होती है वो गलत टाइम पर हो जाती हैं। तो एक तो बात आपने की अभी फोमो की बात की। दूसरा एक चीज़ और देखी जाती है कि जो एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करता है जी, इन्वेस्टर ज़्यादा उसी में इन्वेस्ट करते हैं। एसेट क्लास की बात की जाए या मार्केट कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप में जब तेजी थी तो सारा पैसा स्मॉल कैप में ही आ रहा था जी। जब हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर में रैली हो रही है तो गोल्ड सिल्वर में पैसा ज़्यादा चला गया। तो इस जो गैप है इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे इसको मैनेज करना चाहिए जी? तो सर इसके लिए ना देखिए, अगर बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है, एसेट एलोकेशन। अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं और आपको ये लगता है कि इक्विटी में पिछले 2 साल में तो यार रिटर्न ही नहीं बना, इक्विटी तो गलत चूज कर लिया, मेरा FD बेटर था, आपके जो भी एडवाइजर हैं या वित्तीय सलाहकार है आप उनको दोष देंगे कि भाई तुमने मुझे गलत सलाह दे दी, मैं FD में ठीक था। तो अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हैं जो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आती है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या आपको लगता है यार गोल्ड में मैंने क्यों निवेश नहीं किया 2 साल पहले, तो आपके लिए बेटर प्रोडक्ट रहते हैं मल्टी एसेट फंड्स जो अलग अलग एसेट्स में डालते हैं, राइट। उसमें कुछ गोल्ड भी होगा, इक्विटी भी होगा, डेट भी होगा, रीट्स इनवीट्स भी होंगे। तो इससे क्या होता है ना, इनका कोरिलेशन थोड़ा आपस में नेगेटिव होता है। यानी अगर मान लीजिए इक्विटी नहीं चला तो शायद गोल्ड चलेगा, डेट नहीं चल रहा तो रीट इनवीट ठीक काम करेगा, तो आपको हर केस में कुछ न कुछ रिटर्न मिलेगा। तो अगर आपको लगता है आप वॉलेटिलिटी के ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, तो आपको एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट देखने चाहिए, राइट। तो उसमें मल्टी एसेट आता है। दूसरा, अगर आपको लगता है आप यंग हैं, राइट, बट फिर भी आपकी वॉलेटिलिटी देने की क्षमता थोड़ी कम है, तो आपके लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड है। इसमें डेट और इक्विटी में निवेश होता है। जब मार्केट ऊपर जाएगा मैं इक्विटी कम करके डेट बढ़ा दूंगा, जब मार्केट नीचे आएगा मैं डेट कम करके इक्विटी बढ़ा दूंगा। तो ये ऑटो करेक्ट होते रहते हैं। सो दीज आर गुड फंड्स फॉर दोज पीपल जो एक प्रॉपर इक्विटी के रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा आपको एसेट एलोकेशन वाले प्रोडक्ट, हाइब्रिड प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरे लोग वो होते हैं जो इक्विटी की वॉलेटिलिटी ले सकते हैं, राइट। उनको आइडियली अपना पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में, अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो रखना चाहिए, पर वॉलेटिलिटी फिर उनको बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो लोग घबराते हैं मार्केट के उतार चढ़ाव से, उनके लिए ऐसे प्रोडक्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए कि उनको ज़्यादा फील ना हो। मतलब अगर हाइब्रिड है तो इक्विटी में थोड़ा सा गिरावट देखी जा रही है, तो हो सकता है कि उस टाइम पर डेट काम कर रहा है जी, स्टेबिलिटी थोड़ा प्रोवाइड कर रहा है, या फिर अगर वो मल्टी एसेट एलोकेशन है तो गोल्ड की वजह से, सिल्वर की वजह से, रीट्स की वजह से आपको रिटर्न्स दिखाई देंगे, तो आपको फील नहीं होगा। बट अगर हम बात करें ऐसे इन्वेस्टर की, चलो उनको ये बात पता है कि मुझे अपना खुद से एसेट एलोकेशन तय करना है, तो मेरे पास में इक्विटी भी है, मेरे पास में डेट भी है और गोल्ड सिल्वर वगैरह भी है, अपने हिसाब से इन्वेस्ट किया हुआ है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर एक आती है, अक्सर निवेशक ऐसा ही करते हैं, क्योंकि अगर उनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स हैं तो मल्टी एसेट एलोकेशन या फिर अगर ऐसे हाइब्रिड हो या फिर बैलेंस एडवांटेज हो, वो एक फंड की तरह हो सकता है। पर इक्विटी में निवेश तो लोग करना पसंद करते हैं, SIP करते हैं। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे जैसे मतलब मार्केट में देखा है स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम एलोकेशन वहाँ चला जाता है। करेक्ट। तो यहाँ भी इस तरह की गलती होती है। तो आपके हिसाब से इन्वेस्टर को अगर इस तरह से निवेश करना है, वैसे तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप भी चॉइसेस हैं, उसको भी एलोकेट करने के लिए सही तरीके से हो, बट ये जो चीज़ें हैं कि हमेशा ये गलती पे गलती होती जाती हैं, सही नहीं होता है। आप शायद समझते भी हो इम्पोर्टेंस एसेट एलोकेशन की, लेकिन फिर वही होता है ना कि जब देखते हैं कि लोगों का पैसा बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा है, तो फिर अपना एलोकेशन खराब कर देते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या किया जा सकता है?
देखिए, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली कि ये सेक्टर चेंज होते हैं, आज ये काम कर रहा है, 1 साल के बाद कुछ और सेक्टर काम करेगा या और कोई एसेट क्लास काम करेगी, तो आप क्या करेंगे? विल यू फॉलो दैट एसेट क्लास? तो हमने व्हाइट ओक में एक स्टडी भी किया था, जहाँ पे हमने क्या किया था, अलग अलग सेक्टर्स के पिछले 10-15 साल के रिटर्न्स निकाले थे। मान लीजिए 2026 में क्या चला है, 25 में क्या चला है, 24 में क्या चला है। आप एक इंटरेस्टिंग बात पाएंगे पंकज जी की हर 2-3 साल में सेक्टर बदलते रहते हैं। सही बात है। तभी म्यूचुअल फंड में भी आप देखोगे जो आज टॉप पे है म्यूचुअल फंड, वो 3 साल बाद टॉप पे नहीं रहता है, वो शायद लास्ट क्वार्टर में चला जाएगा, और जो शायद मिडिल में लास्ट क्वार्टर 2-3 साल पहले था वो टॉप क्वार्टर आ जाएगा, क्योंकि सेक्टर बदल रहे हैं। जैसे अभी पिछले 3-4 साल से अगर आप देखेंगे तो वैल्यू काफी चला है 4-5 साल में। कोविड के पहले क्वालिटी चलती थी, राइट? तो जो क्वालिटी वाले फंड थे, जिसमें क्वालिटी स्टॉक ज्यादा थे, उन्होंने 2017 से 20 तक बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तब वैल्यू फंड नहीं चलते थे। ओके। और 2020 कोविड के बाद वैल्यू बहुत चला तो क्वालिटी नीचे चला गया। हो सकता है आने वाले 3-4 साल में क्वालिटी चले। तो अगर आप निवेशक और आप ना अगर चेंज करते रहोगे तो क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बहुत वॉलेटाइल रहेगा। तो हमने एक स्टडी की थी कि अगर आप SIP करते हो, मान लीजिए लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप, तीनों में आपने 10-10 साल या 15-15 साल की SIP रन की, ठीक है, 10-10 हज़ार रुपये आपने तीनों स्कीम में डाल दिए। अब मान लीजिए आप ये पता लगाते हो कि ये साल कौन नंबर 1 हुआ है, कौन सा सेक्टर बढ़िया किया है या मार्केट कैप बढ़िया की है। तो अगर 2026 में किसने मार्केट कैप ने अच्छा काम किया तो आपको 2027 में पता लगेगा, मार्च में। मान लीजिए इस साल लार्ज कैप ने अच्छा किया और मान लीजिए आपकी SIP चल रही मिड कैप में, तो 2027 में आप क्या करते हो, अपना मिड कैप का पैसा निकाल के लार्ज कैप में शिफ्ट कर देते हो। मान लीजिए 27 में लार्ज कैप ने अच्छा किया, आप कंटिन्यू रहे। 28 में मान लीजिए कोई और काम कर रहा है स्मॉल कैप, तो आपको 29 में पता लगेगा, आप पैसा निकाल के स्मॉल कैप में कर दोगे। तो बेसिकली यू आर चेंजिंग योर लेन्स, कभी लार्ज, मिड से स्मॉल, स्मॉल से लार्ज, ये आप बदलते जा रहे हो। हमने ये निकाला कि अगर आप 10 साल ये करते हो तो आपको चेंज करने पे जो कैपिटल गेन्स का लॉस होता है, प्लस आप पुराने वाले पे जा रहे हो, आप पता तो नहीं लगा पा रहे हो ना कि अगले साल कौन अच्छा करेगा। सही बात है। पिछले साल जिसने अच्छा किया उसको पैसा दे रहे हो, हाइंडसाइड बायस, रियर व्यू मिरर जो अपन बोलते हैं कि पीछे देख के गाड़ी चला रहे हो। सही बात है। इसमें आपका रिटर्न 3-4% उल्टा कम हो गया। इससे अच्छा आप बने रहते मिड कैप में या स्मॉल कैप में और कंटिन्यू करते तो आपका रिटर्न 3% ज्यादा होता। तो बिहेवियर में सर यही होता है कि जो एसेट क्लास ऑलरेडी रिटर्न दे चुकी है क्लाइंट को, पीछे आपने रियर व्यू से देखा कि किसने बढ़िया रिटर्न दिया है, आज आप वहां जम करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सर ये तो हमें पता नहीं ना कि आगे जाके कौन देगा, आप पीछे का मिरर देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये गारंटी है कि अगले 3 साल में वो एसेट क्लास रिटर्न नहीं देगी। तो मेरी यही रहेगी कि आप अगर निवेश करें तो डाइवर्सिफाई करें। किसी को नहीं पता, थोड़ा आपका लार्ज कैप पे भी पैसा जाना चाहिए, मिड में भी जाना चाहिए, थोड़ा पोर्शन स्मॉल में भी होना चाहिए। अगर आप ये चीजें मैनेज नहीं कर पाते तो फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, ये एक बेहतरीन, मतलब सेबी ने एक अच्छा बनाया हुआ है कि आपको अगर कुछ समझ नहीं आता फ्लेक्सी कैप ले लो, फंड मैनेजर अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकता है। पर एक बात बताइए, आपने भी बात की, खैर मैं आपसे अपने बीच में बात की क्वालिटी, वैल्यू, ये तो फैक्टर्स की मैं बात करूंगा आपके साथ में, पर उससे पहले एक बड़ा क्वेश्चन आपने हमेशा देखा होगा, इन्वेस्टर्स पूछते हैं, इन्वेस्टर्स क्या, कोई आपके पहचान वाला बंदा मिल जाए और उसे पता है कि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हो तो पूछता होगा बेस्ट परफॉर्मिंग फंड बताओ मुझे, है ना, या मतलब ऐसा फंड बताओ जो अच्छे से अच्छा रिटर्न दे सके। अब ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि अच्छा रिटर्न कौन सा फंड देगा, बेस्ट क्या है, बट अच्छा यही अक्सर होता यही है कि इन्वेस्टर्स बेस्ट परफॉर्मिंग फंड के चक्कर में फिल्टर करते हैं और जिन्होंने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है वही फंड निकल कर आते हैं। और उसमें होता कई बार यह है कि थीमेटिक फंड्स या सेक्टर फंड निकल कर आते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग में, क्योंकि किसी सेक्टर अच्छा किया हुआ है, बराबर है, पर जो भी आप कह रहे थे जिस सेक्टर ने भी अच्छा किया है आगे हो सकता है वो ना करे। तो ये जो लोगों का रिटर्न चेजिंग वाला है, भले ही हम थीमेटिक की बात करें, सेक्टर की बात करें, या डाइवर्सिफाइड के अंदर भी उनको पता है कि फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना है, पर फ्लेक्सी कैप में भी बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप ढूंढा पिछले 1 साल में या 2 साल में जिसने बेस्ट किया है, और मालूम चलता है कि अब उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके बाद में वो नहीं कर रहा है जी। तो मुझे इसका भी आप बताइए कि इसके लिए क्या करना चाहिए। जो मैं सही कह रहा हूँ ना, ऐसा तो बहुत होता है कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड बताइए और उसमें वो लोग करते हैं, तो इसमें उन्हें क्या करना चाहिए कि किस तरह के फंड्स में करें, बेस्ट में ना करें तो क्या करें, किस तरह से इसको थोड़ा सा हैंडल किया जाए, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बताइए। ये गलती मैं भी शुरू में करता था, जब हमने पर्सनल निवेश करने हैं तो हम भी यही करते थे जब करियर स्टार्ट किया था कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम कौन सी है उसमें डाल दो, 2 साल का रिटर्न 1 साल का बेस्ट है। पर आगे जाके लगता था यार मैंने इसमें डाला, बेस्ट स्कीम थी जब डाला,
पर 4 साल हो गया मेरा रिटर्न उतना अच्छा क्यों नहीं आया, राइट। तो सर इसमें ना 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो आइडियली ये करना चाहिए कि आपको जो फंड में आप निवेश कर रहे हैं उसके दोनों टाइम पीरियड देखिए। जब मार्केट ने बहुत अच्छा किया तब उस फंड के क्या रिटर्न आए थे, और जब मार्केट खराब कर रहा था तब उस फंड ने कैसे रिटर्न जनरेट किया। आप पाएंगे बहुत सारे फंड जब मार्केट अच्छा करता है तब बहुत अच्छा करते हैं, और जब मार्केट खराब करता है तब वो और भी खराब परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपके पीछे के 3 साल बहुत अच्छे हैं तो आप चांस से आप उसी फंड में इन्वेस्ट करोगे जिसने 3 साल में हाईएस्ट रिटर्न दिया, राइट। ये हाई बीटा फंड है, 1.2 1.3 का बीटा है, यानी मार्केट ने अगर 100% रिटर्न दिया तो 120 130 देगा, और मार्केट अगर नेगेटिव 10 है तो ये 13% नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपने ये देखना है, आप टाइम पीरियड 2 रखो। जैसे कोविड के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, अलग सेक्टर चले हैं, कोविड के पहले अलग सेक्टर चलते थे। आप देखिए 2015-16 से 20 तक कौन से फंड ने रिटर्न दिया है, और उसी फंड ने 2020 से 25 के बीच में क्या रिटर्न दिया। अगर इन दोनों साइकिल में वो बीच में है तो इट्स अ गुड फंड। अधिकतर फंड क्या होंगे, एक फेज में बहुत अच्छा रिटर्न होगा, एक फेज में बहुत खराब रिटर्न होगा। तो हमने ये देखना है कि दोनों फेज, जो मार्केट के साइकिल्स के 2 फेज होते हैं, एक अप साइकिल एक डाउन साइकिल, उस टाइम पे कौन से फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, किसने कम ड्रॉ डाउन दिए हैं। अगर मार्केट 20% करेक्ट हुआ है, कौन सा फंड 15% करेक्ट हुआ है। वो मार्केट ने 20 पॉजिटिव दिया है तो कौन से फंड ने 22% रिटर्न दिया है। तो तेजी के मार्केट में बढ़ना चाहिए और गिरते हुए मार्केट में कम गिरना चाहिए। वो एक पहचान है कि वो फंड अच्छा माना जा सकता है। बट एक चीज और भी है, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मैं ये बोल रहा हूं, उसमें ना आपको नंबर 1 फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो फंड है ना ये कभी नंबर 1 नहीं होंगे, क्योंकि तेजी के मार्केट में इसने बेहतर रिटर्न दिया, पर ये 2-3% ही ऊपर देगा, टोटल 10-12% ऊपर बेंचमार्क से नहीं जाएगा। क्योंकि अगर वो इतना ज्यादा रिटर्न देगा ना तो वो बहुत डिफरेंट फंड होएगा, उसका स्टाइल बहुत अलग होगा। तो ये फंड कंसिस्टेंट ज्यादा होंगे। और जनरली आप देखो, जो बच्चा अगर पढ़ने में ज्यादा कंसिस्टेंट है वो अव्वल आ जाता है अपने आप, राइट। तो ये फंड अगर आप 4-5 साल अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो अपने आप ये नंबर 1 फंड हो जाएगा। क्योंकि जो दूसरा फंड आज नंबर 1 है ना, वो 3 साल बाद बॉटम पे जाएगा, जो 3 साल बाद बॉटम पे वो नंबर 1 बनेगा। इससे बेहतर है आप मिडिल लेवल पे लीजिए, जो कंसिस्टेंट कर रहा है वो आपको अप साइकिल डाउन साइकिल दोनों में रिटर्न देके जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो हमने बात की कि जब पहली बार फंड आपको सिलेक्ट करना है तो आप यही करते हो कि पास रिटर्न देखकर इन्वेस्ट कर लेते हो, जो शायद सही नहीं है, बट ठीक है, आपको एक आइडिया लेना होता है तो उसमें आप देखते हो, रिटर्न्स देखते हो, पर आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब उसके बाद दूसरी बात क्या होती है कि बार बार फ्रिक्वेंटली चेंजेस करना, क्योंकि आप हमेशा देखते हो मेरे फंड ने तो लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया नहीं है, अब मैं दोबारा देखता हूँ, फिर क्या करूँगा, दोबारा से फिर वही चीज़ देखेंगे आप, किसने पिछले 1 साल में अच्छा परफॉर्म किया है, फिर आप निकले उसमें चले गए। तो ये मैं बहुत देखता हूँ कि इसकी में बदलाव होता रहता है बार बार पोर्टफोलियो में। तो इसमें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से कि आपने अगर इन्वेस्ट कर लिया, कहते सब यही है, मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा जो होराइजन है 20 साल का है, 25 साल का है, है ना, बहुत लंबे लंबे समय लेके आते हैं यंग इन्वेस्टर्स। पर जब जैसे 1 साल तक उसने परफॉर्म नहीं किया, देखा कि मिड कैप कैटेगरी में मेरा फंड तो 10वें नंबर पर है, पर इसके ऊपर तो 9 फंड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैं 10वें पे क्यों रह गया, मुझे पहले पे होना चाहिए था। आप वो क्या करेंगे, जो नंबर 1 फंड है उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस तरह का जो ये बिहेवियर देखा जाता है अपने पैसे के प्रति, ये बार बार चेंज करते रहते हैं, ये एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा है इस बारे में, और इन्वेस्टर्स को कम से कम कितना इंतजार करें या क्या चीज़ें देखें, अगर कोई फंड किसी वक्त पर सही नहीं भी कर रहा है तो उस केस में कितना वेट करें, क्या करें, वो जरा बताइए आप। सर देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि जो भी आपको ड्यू डिलिजेंस करना है ना वो आप पहले कीजिए। फंड लेने के पहले आप पूरा होमवर्क कीजिए कि किसने ड्रॉ डाउन कम है, कौन सी साइकिल में किससे का रिटर्न दिया है, पुराना 10 साल 5 साल 15 साल का रोलिंग रिटर्न देखिए, एब्सोल्यूट रिटर्न मत देखिए। रोलिंग रिटर्न देखना ज्यादा जरूरी है कि पिछला 1 साल 2 साल 3 साल का आपने कभी भी निवेश किया तो रोलिंग रिटर्न किसके बेटर आ रहे हैं, वो ड्यू डिलिजेंस आप बाद में की, पहले कर लीजिए। एक बार जब आपने निवेश कर लिया सब कुछ देख के, तो फिर आप उस फंड मैनेजर पे ट्रस्ट दिखाइए। हर 2 महीने 3 महीने मैनेजरी करने की, चेक करने की जरूरत नहीं है। पर अपने मारवाड़ी गुजराती में बोलते हैं कि रिटर्न किसका बनता है, उस इंसान का जो या तो पैसा डाल के भूल जाए अच्छे म्यूचुअल फंड में, या अगर मर जाए। तो मरा हुआ आदमी तो यानी कि देखेगा नहीं, पैसा लंबा रहेगा तो उसका पैसा बनता है, और जो भूल जाता है उसका भी पैसा बनता है। प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों पैसा नहीं बनता, जो आपका शुरू का सवाल था, कि लोग अपने ऑब्जेक्टिव के साथ में इन्वेस्टमेंट को जोड़ नहीं पाते।
सोचा है कि मैं लंबा जाऊंगा 10 साल 20 साल, लेकिन 2 महीना 3 महीने में विचलित हो जाता है इंसान। तो जब तक वो गोल से रिलेट नहीं करेगा कि यार ये मैंने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा किया है, ये मेरे SIP चल रही है, मैं इसको 10 साल नहीं देखूंगा, आप ड्यू डिलिजेंस पहले कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको चेक करना, आप ईयरली फ्रीक्वेंसी पे करो, 1 साल का मौका दीजिए। ऐसा नहीं कि हर 3 महीने पे अपन चेक कर रहे हैं, यार ये सेक्टर चल रहे हैं, इस फंड मैनेजर ने ये क्यों नहीं लिया, वो स्टॉक क्यों नहीं लिया, वो मत कीजिए। देयर आर डिफरेंट थॉट प्रोसेस। मेरा ये मानना है ड्यू डिलिजेंस पहले कीजिए, उसके बाद ईयरली उसको चेकअप कीजिए कि फंड किस तरह से कर रहा है। किसी रीजन से अगर नहीं भी अगर रिटर्न्स आ रहे हैं, आपकी जो भी एडवाइजर हैं या आप EMCs में जो भी आपके मैनेजर्स हैं, उनसे संपर्क कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि फंड कर क्या रहा है, राइट। उसके बाद अगर लगता है जेन्युइनली कोई चेंज हुआ है तो कीजिए। या मान लीजिए कभी किसी फंड में फंडामेंटल चेंज हो गया, राइट, एट्रीब्यूट्स ही चेंज हो गए, जो आपने जब डाले थे तब वैसे नहीं थे, तब हो सकता है आपको कोई कॉल लेना पड़े। अदरवाइज पहले ड्यू डिलिजेंस कीजिए। ये सर वैसी बात हो गई ना, जैसे अपन बॉम्बे पुणे जाते हैं, अभी टोल आता है, अभी तो काफी ईज आउट हो गया है, पर बीच में टोल की लंबी लंबी क्यूज लगती थी। अब आप क्यू में लगे हैं, आपको दिख रहा है यार ये बाजू वाली तो छोटी लाइन है, आपने उधर मूव कर लिया, जैसे ही आप उधर लगे तो लगा ये मूव कर गई, मेरी तो रह गई, है ना। ये आपको याद हो जब रेलवे के टिकट बनाते थे तब भी यही होता था। एग्जैक्टली। और उसमें भी जब आप उस डेस्क पे सामने पहुंच जाते थे, क्लर्क के सामने, उसका लंच ब्रेक हो जाता था। ये जो मैंने बात की ना, कई बार देखते हैं कि टोल का आपने एग्जांपल दिया कि उस लेन में एक ही गाड़ी है और मेरी लेन में तो 3 गाड़ी हैं, तो ऑब्वियसली मतलब एक अगर हम बात करें तो इसमें एक गाड़ी है जल्दी निकल जाएगी, पर कभी कभी होता ही है कि 3 गाड़ियां निकल जाती हैं फटाफट, एक ही गाड़ी है पर उसी का फास्टैग काम नहीं कर रहा होता है और वो गाड़ी अटक जाती है। तो इसके लिए कई बार इसके लिए ड्यू डिलिजेंस पहले ही कर लीजिए कि कौन सी लेन में लगना है, और जब लग गए तो फिर उसमें आप बने रहिए। करेक्ट। और दूसरी बात ये भी होती है, देखिए अगर आपने भरोसा करके इन्वेस्टमेंट किया है फंड मैनेजर के ऊपर और कुछ समय के लिए फंड अच्छा नहीं कर रहा है, तो मैं तो बोलता हूँ और ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट कीजिए। शायद आपको, क्योंकि वो फंड मैनेजर कुछ बदलाव तो करेंगे ही पोर्टफोलियो में, और फिर ज़्यादा पैसा बनेगा। पर होता वही है क्योंकि हमारे इमोशंस हैं और उसकी वजह से गलतियां होती हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं जी। एक बात और बताइए, देखिए व्हाइट ओक में आपने स्टडी भी की थी SIP को लेकर जी। अब SIP तो बनी इसके लिए है कि मार्केट नीचे आए या ऊपर जाए, और आप जितने लंबे समय तक टिके रहेंगे उतना ही नुकसान होने के चांस आपके कम हो जाएंगे और आपको लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा मिलेगा। पर यहाँ भी देखते हैं जब मार्केट नीचे आता है तो इन्वेस्टर SIP बंद कर देते हैं, ऊपर जाता है तो बढ़ा देते हैं, उल्टा हो रहा है। मतलब बिल्कुल। सेल में तो ज़्यादा सामान खरीदते हैं, खरीदना चाहिए भी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं। तो ये SIP को लेकर भी जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर है, और मतलब पुरानी बातें हों तो अलग बात है, पर आज भी कर रहे हैं ऐसा जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं, और इन्वेस्टर्स को इस बारे में क्या करना चाहिए कि वो लंबे समय तक अपनी SIP को जारी रखें, उसमें भी एक तो रोके तो नहीं और बदलाव भी ना करें, क्योंकि होता ही है कि आपने SIP स्मॉल कैप में की, स्मॉल कैप में चलना बंद कर दिया, तो अभी आपने लार्ज कैप में SIP बढ़ा दी, तो शायद ये भी सही साबित नहीं होगा। इस बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? सर मेरे हिसाब से SIP शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ों पे विचार करना चाहिए। पहले एसेट एलोकेशन, कि आप कितना % इक्विटी में कंफर्टेबल है डालने के। उसमें एक आपका एज भी एक फैक्टर होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैक्टर है, लाइबिलिटीज फैक्टर है। जैसे मेरी डॉटर है जस्ट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम लास्ट ईयर, ठीक है, अब उसकी लाइबिलिटीज नहीं है, तो उसका सैलरी का ऑलमोस्ट 70-75% पैसा SIP में जाता है, इक्विटी SIP डाइवर्सिफाइड, राइट। मेरा है तो मेरा शायद 60 या 50% इक्विटी जाएगा, कुछ मुझे डाइट या कुछ हाइब्रिड वगैरह में रखता हूँ, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट। तो एक अगर आप SIP शुरू कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप आज क्या एज पे हैं, कितना आगे आपके पास साल है SIP में पैसा डालने के लिए। इफ द फ्यूचर इज लॉन्ग, आपकी 20-25 साल SIP चलने वाली है, तो आप डेफिनेटली डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, इवन आप थोड़ा सेक्टरल फंड, थीमेटिक फंड ले सकते हैं। कभी कोई थीम 2-3 साल नहीं भी चली तभी बहुत विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा एलोकेशन आप डाल सकते हैं, थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं। वही अगर कोई रिटायर्ड आदमी है या क्लोज है रिटायरमेंट के, तो उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल पूरा बदल जाएगा, राइट। तो पहले तो स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि मेरा एसेट एलोकेशन क्या है। फिर इक्विटी में जो आप एसेट एलोकेशन कर रहे हैं उसमें आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का परसेंटेज कितना रखना है, वो आपके सलाहकार आपको गाइड कर सकते हैं, वो एक नक्की हो जाना चाहिए। ये होने के बाद जैसे मैंने बोला, फिर आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने कर दिया ये सारा काम, फिर आप ये देखिए कि ये सब इन्वेस्टमेंट के बाद ईयरली आप उसको मॉनिटर करें कि क्या रिटर्न जनरेट हो रहे हैं। हमने बहुत बार देखा, जैसे व्हाइट ओक में आपने स्टडी का नाम लिया है, कि अगर आप SIP में मान लीजिए शुरुआती तौर पे आपके रिटर्न कम है,
या कभी कभी नेगेटिव भी हो सकते हैं 2 साल, राइट। हमने ये पाया है कि अगर आप 10 साल की एसआईपी मिनिमम करते हैं और शुरू के 5 साल अगर आपके रिटर्न 8% से कम आए, जहां पे आप विचलित हो जाते हो, यार 5% 8% रिटर्न आया, एफडी मुझे 8 दे रहा था, क्या फायदा हुआ। ऐसे में अगर आप पूरा टेन्योर 10 साल का निकालते हैं, आने वाले समय में आपका रिटर्न 18% तक आया है ऑन एन एवरेज, राइट। यानी शुरू में अगर 5 साल में आपका रिटर्न 8% से कम है, तो आने वाले 5 वर्षों में आपका रिटर्न 18% से ऊपर चला गया। और वही अगर शुरू में आपका रिटर्न 8% से ज्यादा आया है, तो आने वाले समय में आपका रिटर्न सिर्फ 13% आया, राइट। इसका क्या माने हुआ कि अगर आपके रिटर्न एसआईपी में शुरू में कम है, तो आपको खुश होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको वही यूनिट कम रेट पे मिल रहे हैं। आपने 1000 रुपए का एसआईपी चालू किया, राइट। अगर 10 रुपए की प्राइस आपको 100 यूनिट मिला, कल को प्राइस 9 रुपए हो गई, तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे, राइट। तो बेसिकली एसआईपी का एम ये है यूनिट एक्यूमुलेट करना। जब आप रिडीम करेंगे तो आपको क्या मिलता है? यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द प्राइस। तो आपका फोकस होना चाहिए यूनिट्स एक्यूमुलेट करने का। जितने ज्यादा यूनिट्स होंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है 10 साल या 15 साल या 20 साल के बाद। तो आपका फोकस यूनिट्स एक्यूमुलेशन पे होना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? यूनिट्स आप एक्यूमुलेट ज्यादा कब करोगे? जब भाव नीचे होगा। तो जब भी मार्केट ज्यादा नीचे है और आपको हर साल मार्केट 10, 15, 20% मौका देता है नीचे जाने का, जब मार्केट अपने मीन से 10 से 15% नीचे है, आप अपनी एक एक्स्ट्रा एसआईपी बढ़ा दो या लमसम थोड़ा और बढ़ा दो। अगर आप नहीं करेंगे ना, तो आपका रिटर्न एवरेज आएगा, जो एवरेज मार्केट का 12% रिटर्न है। अगर आपको अबव एवरेज रिटर्न चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? जब मार्केट नीचे है तब आपको एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी या एडिशनल परचेज करनी पड़ेगी। तो अगर ये सिंपल फॉर्मूला भी कोई कर ले कि जब मार्केट नीचे है मैं एक एडिशनल एसआईपी दे दूंगा या एडिशनल परचेज कर लूंगा, तो इसके रिटर्न अबव एवरेज आएंगे। तो ये अपने बिहेवियर में अपन छोटे छोटे चेंज कर सकते हैं, उससे आप थोड़ा ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो आपकी बात से बात समझ में आती है कि आपने जो डिसाइड कर लिया कि कितना परसेंट मेरा लार्ज कैप में होगा, कितना मिड में, कितना स्मॉल कैप में होगा, उसके बाद में ये बात तो तय है कि कभी लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करेगा, कभी स्मॉल कैप करेगा, पर आपको उसे बदलाव नहीं करना है, क्योंकि वो बदलाव करते रहेंगे तो डिसीजन आपका गलत हो सकता है। अगर सच में पता हो ऐसा कि ये वक्त स्मॉल कैप के लिए अच्छा है और अपने आप करें तो बात अलग होती, पर ऐसा हो नहीं पाता। तो इससे अच्छा जो आपने एसेट एलोकेशन डिसाइड किया है उस पर आप टिके रहिए, अपने गोल से जुड़े रहिए, तभी आपका पैसा बन पाएगा, नहीं तो गलतियाँ ज़्यादा होंगी। एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा मैं, हमने भी बात की कि हम डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करें, साथ ही थीमेटिक फंड में, आपने जैसे बोला यंग हैं, आप थीमेटिक फंड में या सेक्टरल फंड में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने किसी सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट किया और फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ख़राब हो गई। अब एक तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको मौका मिल रहा है और यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि मार्केट नीचे आया, वो एक अलग बात है, मार्केट नीचे आया है। यहाँ पर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है या किसी वजह से फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, और अब आप क्या करते हो, एवरेज करने के चक्कर में उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। उसमें नहीं करना चाहिए था, बिकॉज अब हो सकता है जो समय है उस सेक्टर के अनुकूल नहीं है, कोई दूसरे सेक्टर में आप एलोकेशन करना चाहिए था, और आपको उतनी समझ नहीं है कि कौन सा सेक्टर अब अच्छा करेगा। करेक्ट। इसे हम सम कॉस्ट फैलेसी भी कहते हैं कि आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया और आप गलती को बढ़ा रहे हो, डाले जा रहे हो। इस गलती को कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए इसके लिए? मुझे कभी कभी लगता है ना, ये लेसन्स खुद जब गिरते हैं तभी समझ में आते हैं। मुझे याद है, आई थिंक 2006 की बात होगी, मैंने एक तब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चलता था, अगर आपको ख्याल हो, राइट। और अब म्यूचुअल फंड में अपने करियर शुरू हुए थे, तो हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट किया। तो आप ये मान लीजिए हर साल पैसा डबल हो रहा है टेक्निकली। ऐसा समय था वहाँ पे 2006 से 8 का पीरियड, बहुत जबरदस्त समय था। तो पैसा डाला, अच्छे रिटर्न आया तो और बढ़ा दिया। फिर 2008 का क्राइसिस हुआ, एनएवी मार्केट अगर 40 गिरा है तो ये फंड 70% गिर गया, क्योंकि बहुत एग्रेसिव था। अब तब कोई गाइड करने वाला नहीं था कि ये फंड अभी गिरा है तो इसमें और निवेश किया जाए, निकल लिया जाए, क्या किया जाए। मुझे याद है 2008 से लेकर 2014 ये फंड जो 10 रुपए के एनएवी पे आया था 4 या 5 में, बॉटम बनी थी 22 रुपए की एनएवी, टॉप बना था 60 रुपया 2008 की पीक पे 60 रुपया। इसको 6 साल लग गया था वापस से 60 रुपए पहुंचने में, राइट। तो कभी जब आप थीमेटिक के कॉल लेते हैं ना, और अगर आप नैरो सेक्टर में कॉल लेते हैं तो ये गलतियां हो सकती है। इसलिए थीमेटिक के अंदर आपकी एंट्री और एग्जिट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात को थीम की नहीं है, मैं मतलब किसी भी वजह से ये भी हो सकता है कि आपने गलत फंड का चुनाव कर लिया। वैसे तो खैर म्यूचुअल फंड में अच्छी बात यह है कि रूल बेस्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है,
रेगुलेटर्स बहुत ही एक्टिव हैं यहाँ पर, तो जी। नहीं होता, पर फिर भी चलिए आपको मालूम चला कि जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है और उसका कंसिस्टेंटली खराब ही हो रहा है, पर आपने इन्वेस्ट कर दिया था किसी वजह से, पर वहाँ भी आप एवरेज करेंगे तो शायद अच्छा नहीं होगा। बराबर। अगर सेक्टर पे आपको लग रहा है कि ये सेक्टर जो नैरो सेक्टर है शायद अभी नहीं ठीक कर पाएगा, इट्स बेटर टू कट योर लॉसेस। पर सर होता क्या है ना, अपने यहाँ लॉस एवर्जन बायस एक बोला जाता है कि प्रॉफिट जो आपको प्लेजर देता है ना, उससे ज्यादा दुगना ज्यादा लॉस आपको तकलीफ देता है। 100 का 110 खुशी नहीं देगा, लेकिन 100 का कोई दूसरे में 95 भी हो गया ना, वो आपको ज्यादा पेन देगा, जबकि ओवरऑल आप रिटर्न बना रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड लॉस एवर्जन। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यू नीड टू नो हाउ टू कट योर लॉसेस। अगर आपको लगा है कि ये जो मैंने डाला है और 2 साल में आपको रियलाइज हो गया गलती कर ली है, रादर देन वेटिंग और एवरेजिंग आउट, इट्स बेटर टू कट योर लॉसेस एंड पुट समवेयर एल्स व्हिच इज मोर डाइवर्सिफाइड, या कोई और थीम है। तो भी व्हाइट ओक में जनरली जो हम एडवाइस करते हैं, एक तो ब्रॉड थीम को एडवाइस करते हैं, आप नैरो थीम में मत करें। नैरो में क्या होगा ना, हो सकता है 1, 2, 3 साल आपको बहुत बढ़िया रिटर्न आए, बट उसके बाद 4-5 साल शायद फ्लैट हो जाए या नेगेटिव हो जाए। बट ब्रॉड बेस रहेगा तो रिटर्न थोड़ा ज्यादा देगा, बट मतलब एक तरह से आपको दिख रहा है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ फार्मा फंड, फार्मा इज अगेन अ थीम, बट फार्मा हमें पता है कि आप इंडिया के कहीं पर भी हो, आप कितना भी प्रॉब्लम हो, आप दवाई खाना बंद नहीं करोगे, राइट। जिंदा रहना और आपकी दवाई चल रही तो आपको दवा पे तो खर्च करना ही पड़ेगा। आज इंडिया में अगर आप देखो नंबर ऑफ बेड्स पर मिलियन पीपल बहुत ही कम है, हॉस्पिटल्स काफी कम है, और इस सेक्टर में काफी बदलाव हो रहे हैं। तो हमें लगता है फार्मा एक ऐसा थीम है या सेक्टर है जो काफी डाइवर्सिफाइड है। इसमें हॉस्पिटल चेन्स, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कीजिए या ना कीजिए। हॉस्पिटल्स हैं, पैथोलॉजी लैब्स हैं, फार्मा कंपनीज हैं, जेनरिक ड्रग मेकर्स हैं, एक्सपोर्ट वाले हैं, राइट, CDMO, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप एक डाइवर्सिफिकेशन पाते हो। दूसरा क्या होता है, ये डिफेंसिव सेक्टर है। कल को किसी रीजन से तेल का दाम बढ़ रहा है या कुछ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो रही है, तब भी उतना करेक्ट नहीं होगा जितना नॉर्मली दूसरे सेक्टर हो सकते हैं। तीसरा, लॉन्ग टर्म में ये आपको बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न देके जाता है, राइट, क्योंकि फार्मा में सबको जरूरत होती है। तो अगर आपको थीमेटिक का भी चुनाव करना है ना, तो ऐसे थीमेटिक का चुनाव कीजिए जो थोड़े से डाइवर्सिफाइड हो, थोड़ा ब्रॉड हो। बट नहीं, अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव ही देखना है तो एंट्री एग्जिट मैटर करेगा। और जब भी आपने रियलाइज किया कि ये गलती हो गई है, कट योर लॉसेस। और जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट हो गए हैं तो तब भी आपको रिटर्न प्रॉफिट बुकिंग करना उसमें जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे हमेशा ये चलते जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं। मेरा तो मानना ये है कि एक तो थीमेटिक फंड से सेक्टरल फंड, आप कितनी बात करें, आपने एग्जांपल दिया फार्मा का, पर फिर भी मैं बोलता हूँ हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहेंगे तो कोई भी सेक्टर हो, फंड मैनेजर्स भी उसमें एलोकेशन बढ़ाएंगे अगर वो वहाँ पर पॉजिटिव हैं 100%। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे क्योंकि एंट्री एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नहीं कर पाए तो नुकसान हो जाता है। तो जिन इन्वेस्टर्स को बहुत समझ नहीं है उन्हें तो करना नहीं चाहिए, उन्हें अपने डाइवर्सिफाइड फंड में ही रहना चाहिए। जिन्हें समझ है उन्हें भी ये है कि अपने पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा 20-30% आप एलोकेशन कर रहे हैं एज अ सैटेलाइट पोर्टफोलियो, मतलब कोर पोर्टफोलियो तो आपका डाइवर्सिफाइड है, सैटेलाइट पोर्टफोलियो आपका जो है उसमें आपने इस तरह के थीमेटिक फंड्स ये रखे हुए हैं, सेक्टरल फंड रखे हुए हैं, वो सही हो सकता है। अदरवाइज तो गलती होने के चांसेस यहाँ बहुत बढ़ जाएंगे। अच्छा, बहुत सारी बातें खैर हम लोग कर रहे हैं और ये आपका एक्सपीरियंस है तो आप बता ही रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मुझे एक चीज़ और बताइए कि आजकल स्पेशली हमने शुरुआत में बात की कि जो इन्वेस्टर्स 2020 के बाद में 21 के बाद में मार्केट में एंटर हुए, उन्हें लगा कि पैसा बहुत जल्दी बनता है यहाँ पर। करेक्ट। और ये ज़माना थोड़ा बदल भी गया है, क्योंकि आप और मैं तो हमने तो टेस्ट मैचेस देखे हैं पर अब जो है टाइम, मतलब वो वनडे से T20 पे बात होने लगी। वहीं हम लोग मतलब राशन की लाइन में खड़े होते थे वहाँ से लेकर, और फिर ई कॉमर्स आया और अब तो क्विक कॉमर्स है ना, आपको मतलब 8 मिनट में 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए होती है। अमेज़न फ्लिपकार्ट को लोग स्लो कॉमर्स बोलते हैं, और हो भी क्या, उन लोगों ने भी मतलब स्टार्ट कर दिया अपना, जहाँ पर कि क्विक आपको मिलेगा। मतलब रेस्टोरेंट से लेके क्विक डिलीवरी की आप बात करें किसी भी चीज़ में, चाहे वो फूड डिलीवरी हो या फिर आपका आईफोन, कुछ भी आप कुछ भी हो, तो आपको, पर इन्वेस्टर्स यही उम्मीद यहाँ भी कर रहे हैं कि अपना पैसा जल्दी बनना चाहिए। तो क्या करें कि इन्वेस्टर्स का सच में यहाँ पे जल्दी पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? सर मुझे लगता है इसमें जो वॉरेन बफेट या चार्ली मंगर जो बात करते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी बोरिंग प्रोसेस, वो बिल्कुल बराबर है। यहाँ क्या ना, लोगों को यहाँ पर भी एक्शन चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में 6 महीने में रिटर्न नहीं आया तो आपको लगता है यार कुछ तो एक्टिविटी करो,
राइट? पैसा ऐसा नहीं बनता सर, पैसा बनता है, जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, कंपाउंडिंग से बनता है। और कंपाउंडिंग शुरू में बहुत स्लो होती है। कंपाउंडिंग का असर ही आपको 7-8-9 साल के बाद देखने को मिलता है। जैसे अगर आप, मैं कहीं जो बातचीत होती है, मैं लोगों से प्रश्न पूछता हूँ कि अगर एक A4 साइज का पेपर लें और मैं आपको बोलूँ आप कितनी बार उसको फोल्ड कर सकते हैं, तो जनरली आंसर आता है 6 बार या 7 बार। एक्चुअली 7 बार से फोल्ड करना एक A4 साइज पेपर को पॉसिबल भी नहीं, बहुत मिनिमम थिकनेस है, 1 mm का है वो, तो आप 7 फोल्ड भी करेंगे तब भी वो इतना बन जाता है बड़ा कि आप उसको फर्दर फोल्ड नहीं कर सकते। तो फिर मेरा एक सवाल होता है कि अगर मान लीजिए आप एज्यूम कीजिए आप इसको 70 बार फोल्ड कर पाए, पेपर की थिकनेस है 1 mm 2 mm, तो एक का 2 mm बना, 2 mm से 4 बना, 4 का 8, 8 का 16, इस तरह से बढ़ता है। तो अगर आप सिर्फ फर्ज कीजिए आपने 70 बार उसको फोल्ड कर दिया, तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? तो अमूमन इसका जवाब कोई सोच नहीं पाता है। कोई जवाब भी दे तो कोई बोलेंगे भाई 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। बट इसका आंसर ये है सर कि अगर आप इसको 70 बार फोल्ड कर देंगे ना, तो ये पृथ्वी से चांद की दूरी हो जाएगी। ओके, इतना, दिस इज नथिंग बट 2 to the power 70। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ह्यूमन माइंड कंपाउंडिंग को इतना सोच नहीं पाता है, राइट? क्योंकि आप 2 की पावर 70 लगाओगे ना आप पृथ्वी से, और अगर आपने 100 बार फोल्ड कर दिया आप सोलर सिस्टम से बाहर चले जाओगे। इन्वेस्टमेंट में भी रिटर्न इसी तरह से बनते हैं, राइट? शुरुआत में आपको नजर नहीं आएगा, अब जब 2 का 4 हो रहा है, 4 का 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1000, फिर आप देखिए 1000 का सीधा 2000 बनेगा, 2000 का 4, 4 का 8000, राइट? दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, SIP के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, रादर देन फोकसिंग कि मैं कहाँ करूँ, ये AMC का लूँ या उसका लूँ या मिड का लूँ या स्मॉल का लूँ, आप एसेट एलोकेशन कीजिए कि आपको कितना % डेट चाहिए, कितना इक्विटी चाहिए। एक बार आपने नक्की कर दिया ना, उसके बाद जस्ट ट्राई एंड स्टे लॉन्ग टर्म। और जब मार्केट करेक्ट हो रहे हैं ना, आप थोड़ा एडिशनल परचेज कर लीजिए, थोड़ा SIP बढ़ा दो, और फिर आप देखो 15 साल अगर आपने वो चीज़ की तो आपके रिटर्न कंपाउंडिंग में कहाँ निकल के आते हैं। ना सही एसेट एलोकेशन, जी, पेशेंस और डिसिप्लिन, बिल्कुल, ये सब रहेगा तभी पैसा बनेगा। तभी पैसा बनेगा सर। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कॉमर्स नहीं है। हाँ, हो सकता है आप क्रिप्टो में डालो और 6 महीने में पैसा 4 गुना हो सकता है, आधा भी हो सकता बट वो ज़्यादा भी और वापस आधा भी हो सकता है। एब्सोल्युटली, वो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म में कोई आप बहुत बड़ा रिटर्न उससे नहीं बना पाते हैं। लोग सिल्वर की बात करते हैं, आप सिल्वर में बहुत पैसा बना है, बट आप सिल्वर का 40, 50, 100 साल का इतिहास देखिए, कहाँ पैसा बनता है। यू नीड टू बी एक्सट्रीमली लकी टू एंटर एंड एग्जिट टू मेक दैट काइंड ऑफ मनी। क्योंकि कमोडिटी का यही है, जब बनेगा तो बहुत बनेगा, नहीं तो फिर बहुत साल तक फ्लैट रहेंगे। वो तो कुछ लोगों की लॉटरी भी लगती है लॉटरी ना, फिर आप लॉटरी टिकट ही बाई कर लीजिए कि अपना लगी जाए, है ना, तो वो तो कोई बात नहीं हुई। बट एक्चुअल में देखा जाए तो आप यही कह रहे हैं कि हर एक एसेट की साइकिल होती है और फिर आपको उसमें वेट भी करना पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एनीवे, आपने बहुत सारी बातें बताई, पर फिर भी मैं 2 सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा। आप इसको 1 सवाल पूछ समझिए या 2 सवाल समझिए। आपने मतलब इतना सारा एक्सपीरियंस आपका रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और अपने खुद के लिए भी अपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली किया होगा। आप म्यूचुअल फंड की बात कीजिए, ओवरऑल जो भी निवेश की बात कीजिए, कोई गलती आपको ऐसी लगती है कि आपने की, अगर अब ऐसा होता तो आप ऐसा नहीं करते तो ये फ़ायदा होता? और दूसरी बात, क्या अच्छा आपने किया, चाहे वो डिसिप्लिन रहा हो या आपका एसेट एलोकेशन रहा हो या जो भी वजह हो, जिसकी वजह से जो भी वेल्थ आपने बनाई है उसकी वजह से बन पाई है, तो एक अच्छी बात जो हुई आपकी लाइफ में, और एक ऐसा कुछ अनजाने में ही सही, या उस टाइम पे इतनी मतलब शायद शुरुआत में मैच्योरिटी नहीं कुछ थी भी या हो जो भी। सकता है। नहीं सर, गलतियां तो डेफिनेटली होती हैं, बट होता क्या है ना, जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है ना, गलतियों की संभावना कम होती जाती है। गलती तब भी होगी, बट वो मैच्योरिटी बढ़ने से आप थोड़ा उसको बेटर समझ पाते हैं। जैसे पहले क्या होता है ना, मार्केट बहुत यूफोरिक होते थे, जैसे आप 2002 से लेके 7-8 का पीरियड देखिए, यूफोरिया था। तब उस पीरियड में ना आपको लगता है यार कि मतलब मैं कहीं पे भी डालूंगा पैसा तो बन ही जाएगा, मतलब मैं ही भगवान वाली फीलिंग आती कि कहीं पे भी मैंने लगा दिया तो सोना है, क्योंकि वो टाइम ऐसा था। फिर जब 2008 हुआ ना, तब पता लगा भाई बहुत लोग यार ये तो मार्केट ही ऐसा है, यहाँ तो सब ऑपरेटर है, सब मिले हुए हैं, ऐसे ही चलता है। ये दोनों फीलिंग आती है उतार और चढ़ाव में। तो अभी धीरे धीरे क्या होने लगा है कि अभी अगर यूफोरिक मार्केट है ना, तो आप कॉशियस हो जाते हो, समझने की कोशिश करते हो कितना यूफोरिया क्यों है, या मैं थोड़ा सा निवेश कम करूँ क्या, राइट। और जब मार्केट एक्सट्रीम फियर में चला जाता है, तब पहले क्या होता था, आप फियर में जाते थे ना तो आप बहुत फियरफुल हो जाते थे और सारा पैसा रिडीम कर लेते थे।
अभी क्या होता है, जब फियरफुल हो रहा है मार्केट, आप शायद और डालते हो, डालना चाहिए, पता नहीं जो लोग नहीं डाल रहे हैं वो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अब ये स्टेज आ गई है। तो मेरी लाइफ में अगर आपने पूछा है कि प्लस और माइनस क्या रहे हैं, तो आई थिंक 2005 से 8 का जो यूफोरिक पीरियड था, उसमें कुछ गलतियां भी की थी, कुछ सेक्टर ऐसे निवेश कर लिए थे जो आगे जाके 8-9 साल तक कुछ नहीं हुआ उनका, और वहां पे फिर क्या लॉस नहीं काटा, जो मैं अभी बात कर रहा था ना, कि जब रियलाइज हो गया कि यार ये सेक्टर नहीं काम कर रहा है, राइट, तो उसमें से निकल जाना चाहिए। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलती है कि 100 का 100 तो बनने दो, जहाँ से शुरू किया वहाँ से नीचे तो मैं कैसे निकालूं, तो उस चक्कर में लॉसेस कट नहीं हुए। तो 2000 आई थिंक 4-5 से लेके वो 11-12 तक के पीरियड में कुछ गलतियाँ ऐसी हुई कि मैं अपने लॉस सही समय पे काट नहीं पाया। और पॉजिटिव ये हुआ उसके बाद जब कंपाउंडिंग समझ में आ गई कि यार रिटर्न तो कंपाउंडिंग से बनता है, चाहे आप मिड लो या स्मॉल कैप लो या मल्टी कैप लो, आपको लंबे समय तक रहना है। तो अभी जैसे मैंने अपना जो घर लिया है रिसेंटली, राइट, वो पूरा घर मेरी SIP की कमाई का है, जो मैंने पिछले 25 साल से जो धीरे धीरे करके SIP किया है, जो बड़ा कॉर्पस बनाया है, या जो भी बोनस आते थे, अगर आप उसको सही जगह से इन्वेस्ट करते हैं तो बिना, मतलब ऑब्वियसली 30-40% लोन तो रहता ही है, बट मेजोरिटी अमाउंट जो है वो SIP का पैसा है। तो SIP अगर आप लॉन्ग टर्म चलाते हो 15-20 साल, तो आप रियलाइज भी नहीं करेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा और बहुत बड़ा कैपिटल बन जाता है। तो मैंने अपनी डॉटर जो है उनको ये सीख दी है कि तुम चाहे जो भी हो SIP को कंटिन्यू करो, राइट। कभी जरूरत पड़े तो पॉज कर सकते हो, बट डोंट ट्राई एंड थिंक यार मार्केट नेगेटिव है, लेट मी रिडीम, जब मार्केट ठीक होगा मैं वापस डाल दूंगी, ऐसा होता नहीं है। आप नहीं टाइम कर पाते हो। इट्स गुड टू से कि कर लूंगा, बट ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो आप सिस्टमेटिक तरह से, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। दैट इज व्हाट आई टोल्ड हर। ये बहुत बड़ी लर्निंग है एक्चुअली। देखिए अभी आपने कहा ना, तो मुझे याद है 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले अपना 21,200 के ऊपर सेंसेक्स था। उसके बाद जब गिरावट आई तो 7,600 के आसपास आ गया। बिल्कुल। अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट किया था पहले उनका तो लॉस दिखाई दे रहा था, हालांकि वो भी अगर इन्वेस्टेड रहे तो वो लॉस भी पूरा रिकवर हो गया और प्रॉफिट में आ ही गए। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त इन्वेस्ट किया या SIP बढ़ा दी या लमसम में टॉपअप कर दिया, आप सोचिए कितना फ़ायदा कमाया। बट उस लर्निंग से या उस एक्सपीरियंस से भी बहुत से लोग, हो सकता है कि आप उस वक्त इन्वेस्टर नहीं थे, बट हिस्ट्री तो अवेलेबल है। तो अभी जो बात कर रहे हैं कि इस उतार चढ़ाव में, अभी जो मार्केट में ये चल रहा है कि पैसा नहीं बन रहा है, पिछले चलो ये 1.5-2 साल से पैसा नहीं बना है, बट मुझे लगता है ये जो ऊपर नीचे मार्केट होता है ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इसका फ़ायदा लोग नहीं उठा पाते ना, फिर हमेशा ये होता है कि ये मैंने मिस कर दिया। तो आगे से अगर ये जो डिस्कशन हमारा हुआ और आपने जो बताया, या आपके एक्सपीरियंस से, मेरा एक्सपीरियंस भी इसी तरह कहता है कि पैसा तभी बनता है जब आप डरे हुए होते हो, जब मार्केट में गिरावट होती है, वो मौके होते हैं। पर हाँ, सही चीज़ चुनना इम्पॉर्टेंट है। मार्केट गिरा है और आपने उसमें ऐसी कोई चीज़ें उठा ली तो शायद वो आगे टाइम लग जाए। जैसे आपने कहा कि उस सेक्टर्स में ऐसा इन्वेस्ट कर दिया था कि वहाँ फिर 8 साल लग गए उसमें उस प्राइस पर आने में। वो हो सकता है। पर अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में हैं, आप मल्टी एसेट एलोकेशन में हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो अपॉर्चुनिटी है। जब मार्केट नीचे आया तो आप जितना ज़्यादा उठा लो अगर पैसा है तो। यानी जो आपने शुरू में बोला ना, सेल लगी है तो भाई सेल का बेनिफिट तो लेना ही चाहिए। तो अब जनरली आप मार्केट को भी देखो ना, 79 में सेंसेक्स 100 पे था, आज जो भी आप लेवल लेना चाहिए 73-74 कुछ भी ले लीजिए, तो मोटा मोटा क्या 12-13% की ग्रोथ है। यानी हर 6 साल में, रूल ऑफ 72 बोलता है 72 डिवाइडेड बाय योर 12%, तो 6 साल, तो हर 6 साल में पैसा डबल हो रहा है। अब इक्विटी मार्केट में क्या, कभी 6 का 7 या 8 भी हो सकता है और 6 का 4 या 5 भी हो सकता है, एवरेज 6 आ रहा है। अगर आप कंसिस्टेंटली, अगर आपने कंपाउंडिंग की, आप बैठे रहे, कुछ भी नहीं किया, तो बेंचमार्क नहीं आपका पैसा 100 से 75,000 तक तो पहुंचा ही दिया, राइट। तो कितना 7,500, 750 गुना आपका पैसा बढ़ गया। दैट इज ओनली बेंचमार्क। यही आप म्यूचुअल फंड या किसी और स्कीम में डालते तो 2-3% का अल्फा एडिशनल होता है। पैसा सिर्फ बैठे रहने से बनता है। यू नीड टू सिट एंड गिव द मैंडेट टू अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर, रादर देन, जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं यार हम स्टॉक में ही अपना पैसा बना लेंगे, ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ। कर सकते हैं सर, अगर आपके पास टाइम है, आपने रिसर्च पूरा किया, तो आप डेफिनेटली बेटर भी कर सकते हैं। पर सर मेरा ये मानना है, आपका जो कोर जॉब है, जैसे अगर मेरा कोर जॉब अगर सेल्स है तो मैं वो करूंगा, आपका कोर जॉब जो है आप उसमें एनर्जी लगाइए। आज मेरा फंड मैनेजर है या इंडस्ट्री में जो फंड मैनेजर, उनका कोर जॉब इन्वेस्टमेंट है, वो आपसे 1.5-2% जो भी फीस है वो चार्ज कर रहे हैं, लेट देम मैनेज योर पोर्टफोलियो,
बिकॉज उनको फियर, ग्रीड, बिहेवियरल बायसेस वो बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। आप उनमें उतना इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेटर है आप अपने फील्ड में काम कीजिए और ये किसी प्रोफेशनल को मैनेज करने दीजिए, एंड यू जस्ट गिव हिम टाइम। देयर इज नो रीजन दैट व्हाई यू कैन नॉट क्रिएट वेल्थ। सही बात है, ऐसा होता तो वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो पूरा ओपन है, सबको पता है कि, पता है। पर फिर आप भी कॉपी कर लेते, पर ऐसा तो होता नहीं है। तो खैर निकल कर ये आता है कि जो थोड़े से बायसेस हैं उसी की वजह से गलतियां होती हैं। यदि आप सोच समझ कर निवेश करें तो मार्केट आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देता है। और मुझे तो यही लगता है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने शायद उस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं लिए हैं, पर वो आप जैसे लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है उससे कुछ सीख लें। जरूरी नहीं है कि कुछ सीखने के लिए गलती करनी पड़ती, पर गलती खुद ही करें, दूसरों की गलती से भी सीखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि हमने जो ये चर्चा की बहुत ही अच्छी रही और निवेशकों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर बिहेवियरल बायसेस जो होते हैं उस पर कंट्रोल रहे, इमोशंस पे कंट्रोल रहे, तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। और ये क्विक मनी, वो भले ही आप यहाँ पे बात करें कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स या फिर क्विक कॉमर्स, लेकिन इन्वेस्टमेंट में, इक्विटी में आपको समय देना ही पड़ेगा, तभी आपका लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। सो थैंक यू वेरी मच, समय निकाला आपने और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई। बात करने के लिए बहुत कुछ है, आपने आज इस चर्चा में कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं, मुझे लगता है उन पे अलग से कभी पूरे हमारे लंबे डिस्कशन हो सकते हैं। पर आज के लिए आपका मैं धन्यवाद करूंगा, जो भी आपने समय निकाला और बातें बताई। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पंकज। तो नितिन नाहर जी से हमने विस्तार से चर्चा की और मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल डिस्कशन था। यहाँ पर कोई हमने टेक्निकल बातें नहीं की, और मेरा मकसद भी ये था कि जिन लोगों को एक्सपीरियंस है मार्केट का, उन्होंने गलतियाँ भी की होंगी, कुछ अच्छी बातें भी की होंगी, वो अगर सक्सेसफुल हैं तो वो क्या क्या बातें रही हैं जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे इस डिस्कशन को। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।